गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चे। अपनी वीडियो ऑन कर लो सभी बच्चे। वीडियो ऑन करके रखिए अपनी सभी। यस। हाँ जी, सबने अपनी वीडियो ऑन करनी है। यस, हरलीन, काव्य, गुड मॉर्निंग हरलीन। सभी बच्चे अपनी वीडियो ऑन करके रखेंगे। काव्य वीडियो ऑन कीजिए। पीयूष गुड मॉर्निंग, बबली, हरलीन। हाँ जी, काव्य गुड मॉर्निंग, गुरप्रीत सिंह। गुड मॉर्निंग बच्चे। हम पाठ पढ़ रहे थे साना साना हाथ जोड़ी। इसमें हमने अब पेज नंबर 25 पेज नंबर से शुरू करना है। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। हाँ जी, चलिए श्रुति आगे रीड कीजिए। अंधेरा होने से पहले। हाँ जी, यहाँ से। ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते अंजलि में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा। हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर भी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना, भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं वे बह जाएं इसी बहती धारा में। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से गेस्ट हाउस में गाने पर जब अपने संगीत रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह महक उठी। मस्त और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मैं 4 वर्ष से कि हम सब ही देख रहे हैं। कितना आनंद। लायुंग की सुबह। एक मिनट श्रुति रुकिए। हाँ जी, इसमें है कि अंधेरा होने से पहले हम जो है शिला और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंच गए थे। हमारे यहाँ पे एक संकल्प लिया जाता है कि पानी में और हाथ में लेकर, पानी को पवित्र माना जाता है और उसको हाथ में लेकर हम संकल्प लेते हैं, मतलब शपथ लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे या हम ये जो है इस बात के लिए रजामंद हैं। ठीक है, तो ये इनके मीनिंग लिखे हुए हैं। हलाहल, तामसिकताएं, संक्रमण, इसके मीनिंग लिखे हैं नीचे। ये देखिए यहाँ लिखा है। हलाहल जो है उसका नंबर है
हलाहल 20 नंबर पे, 20 नंबर। और उसके बाद है 21 नंबर, तामसिकताएं तो होती हैं बुराइयां, ठीक है जितनी। तो 20 नंबर क्या होता है, हलाहल विष, जितना भी अंदर जहर भरा था वो निकल गया सारा, ठीक है। और फिर उसके बाद है मिलन, संयोग, ठीक है। उसके बाद क्या है, मिलन और संयोग। इसका मतलब था कि जब उसने संकल्प किया कि मैं अपने भीतर की सारी बुराइयां और तामसिकताएं जो है खत्म कर रही हूँ। तो हिमालय था जो उस समय काला कंबल ओढ़ रहा था क्योंकि रात होने वाली थी, और छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की आवाज आ रही थी। और जब वो अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो एक रात्रि की महक, परियों की कहानी वाली रात बन गई वो। और इस तरह से वो जो है गोल गोल घेरा बनाकर नाच रहे थे और सबको बहुत ज्यादा जो है मजा आ रहा था। अब आगे बढ़िए, लाइयों की सुबह। पढ़िए श्रुति। श्रुति। हाँ जी स्नेहा आप पढ़ो, फिर श्रुति का कनेक्ट नहीं हो रहा शायद। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरमई। सुरमय, तिस्ता नदी की शांत धारा। तिस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कलकल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल की शुरुआत महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां शर्तिया बर्फ मिल जाएगी। हाँ जी, हम लोगों को कटाव बहुत शौक यानी होता है ना, हमें शौक होता है बहुत ज्यादा बर्फ देखने का, कि हमें बर्फ गिरती हुई देखना बहुत अच्छा लगता है। और वो कहते हैं कि यहाँ तो नहीं है लायूं में, ठीक है, अगर आप आगे जाओगे कटाओ तो वहां पर जो है बर्फ आपको जरूर मिलेगी। पढ़ो, पढ़िए। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, हाँ। कटाव हम्म। कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्टॉप नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाव जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफर था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर में, लकड़ी के घर में बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ुप कर लिया था। उसका मीठी खाना था जो खा लिया था। मीठी झिड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया था। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाव की ओर। कटाव का रास्ता और खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत। सब कुछ बादल में। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था। और उस पर बारिश, एक चूक और सब खल्लास। सांस रोके हुए
सांस रोक हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाजों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नजर पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखे एक चेतावनी पर, इफ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नॉर्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर है। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। नॉर्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए, एकदम ताजा बर्फ है। लगता है रात में गिरी है ये बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल दूर दूर तक देख रही थी। सिर निकाल कर चांदी से चमकते पहाड़। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोछा। वह उछल पड़ा, अरे ये नेपाली। एक मिनट, राम रोचा देखो क्या होता है? अच्छा है। राम रोचो नेपाली में बोलते हैं अच्छा है। ठीक है, राम रोचो का मतलब अच्छा है। पढ़िए। वह उछल पड़, अरे ये नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ पड़ी। हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तिम्रो माया सैंधे मलाई सताऊच। तुम्हारा प्यार मुझे सदैव बुलाता है। तुम्हारा प्यार मुझे सदैव बुलाता है। ये नेपाली में उसने बोला। हाँ, चहूं और बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी। घुटनों तक नरम नरम बर्फ, ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे थे। हाँ जी। अब वहां जब हम जाते हैं तो हम सोचते हैं ना कि ये सारी चीजें हम क्या लेकर चले जाएं, कैमरे में कैद करके ले जाएं। चलिए आगे बढ़िए। मेरे पांव झन झन करने लगे पर मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं। पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। हाँ, क्योंकि बर्फ पर चलने के लिए लंबे जो शूज हैं उनकी जरूरत पड़ती है। जो आम हमारे शूज होते हैं, जूते होते हैं, वो फिसल जाते हैं। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या
एक भी दुकान नहीं है, क्योंकि कटाव में अभी तक क्या है, एक भी दुकान नहीं है, वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना हुआ, इसलिए वहां पर अभी तक कुदरत वैसी है। हाँ चलिए। दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिमशिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों को खोजा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी का कल्याण हो, ये हमारे जो है राष्ट्र की, हमारे हिंदू धर्म की ये मर्यादा है। हाँ पढ़िए। का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। बिल्कुल। और तभी दिमाग से कौंधा की मिल्टन ने ईश की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने संदीप से पूछा, स्नेहा रुकिए। संदीप आपकी आवाज आ रही है, डिस्टर्ब मत करो। संदीप डिस्टर्ब मत कीजिए। ओके मैम। हाँ जी चलिए पढ़िए आगे। अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाएगा। और तभी दिमाग में कौंधा की मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता? पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, यह हिमशिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो ये प्रकृति हमारे लिए कितना इंतजाम करके रखती है। पहले बर्फ होती है, इसको संग्रह करके रखती है, फिर उसका पानी है जो बह करके नदियों में चला जाता है, फिर वो हमारे पीने के काम आता है। देखो ये प्रकृति है हमारे लिए जो है कितना बलिदान देती है, ये हमारा जीवन है। अगर हम इसको संभाल के नहीं रखेंगे तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। हाँ जी पढ़िए। पढ़ो स्नेहा। हाँ जी स्नेहा। स्नेहा डिस्कनेक्ट हो गया। काव्य आप पढ़िए आगे। काव्य काव्य यहाँ से पढ़िए बेटे। परमन्यु उस समय। काव्य शर्मा। काव्य परमणि उस समय। हाँ यस मैम। पढ़िए। परमणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो यह ही बर्फ शिलाएं पिघल पिघल जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की।
हाँ देखो, मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ने बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का पहाड़ों का ख्याल आ गया। आत्मा की अनंत परतों अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियां ध्यान आया। यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूर पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था। आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वह जो फौजी वहां ड्यूटी करती हैं उनको तो बहुत तकलीफ होती है, वहां पर बहुत मुश्किल होती है, इतने पर बर्फ पड़ती है। ठीक है, हम लोग तो यहाँ बैठे हैं और वो वहां ड्यूटीज कर रहे हैं। फौजी छावनियां उसको दिखाई देने लगी। हाँ जी, चलिए आगे बढ़िए। हाँ, आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस दिया। पढ़ो काव्य। काव्य, हाँ जी काव्य, कहाँ चले गए आप? डिस्कनेक्ट हो गए? श्रुति पढ़िए आप। वह हंस दिया। दिया एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। फेरी कहते हुए जितेन ने टुडे फॉर टुमारो हो गया कि कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में वैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, हमारे ये जवान पौष और माघ में भी जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है तैनात रहते हैं। और जिन संकरे घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों की जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए हैं। हाँ, मतलब कि जहाँ जाने में हमें इतना डर लगता है। हाँ, मेरे लिए ये यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर चल पड़े। हाँ, जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताजा आया था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेर प्रियता और डेंड्रो के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही दिखेगा पूरी घाटी फूलों से। 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी, लगेगा कि फूलों की सेज रखी हो। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम
थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटावों के हम शिखर को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफर। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर सिक्किम आबोहवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी। मैम नीचे करना। हाँ जी, हाँ जी। लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। हाँ, सिक्किम है जो भारत का ही हिस्सा लगता है और सारे जो जितने भी लोग हैं वो इंडियन जो रीति रिवाज है, कल्चर है, उसको ही अडॉप्ट करती हैं, मतलब उसी के हिसाब से चलती हैं। ठीक है, और वही जो है त्योहार भी सेलिब्रेट करती हैं वैसे। हाँ जी, पढ़िए। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मनी ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। हाँ, हाँ जी, आगे पढ़ो। क्या इसमें और अविश्वास से मैं उसे सुन रही। समुद्री कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का जवाब हाँ जी, इसमें और अविश्वास का मतलब है हैरानी से मैं बातें सुनती रही। ताकि कुत्तों पर भी चांदनी रात का असर होता है क्या? उनमें भी ज्वार भाटा आता है? ठीक है, पूर्णिमा की चांदनी रात को ही सिर्फ वो जो है भौंकते हैं। हाँ जी। लौटती यात्रा में जीप ने भी जितेन हमें रकम की जानकारी देता रहा। मैडम यहाँ रकम होता है कई तरह की जानकारियां दे रहा था। हाँ, मैडम यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। कहते हैं गुरु नानक देव के यहाँ पर पैरों के निशान हैं और उनकी थाली से चावल गिर गए थे और आज फिर वहां पर चावल की खेती होती आ रही है वहां पर। हाँ जी। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। कहते हैं यहाँ देवी देवता निवास करती है, ऐसा यहाँ कहा जाता है। हाँ, पढ़िए। हम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते। उसने जीभ हाँ जी, आपका आवाज है। हाँ जी, मैं पढ़ रही हूँ। करीब 3-4 किलोमीटर बाद उसने दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। ये पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। देवी देवताओं का यहाँ निवास माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ देवी देवता निवास करते हैं। जो यहाँ गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते। उसने जीभ निकालते हुए कहा। नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। आपको पता है पहाड़ के लोग नदियों की, झरनों की, पहाड़ों की पूजा करते हैं और इनको गंदा नहीं करते। उसने कहा तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है। गैंगटॉक है जो गंगटोक कहा जाता है इसको। वैसे इसका नाम गैंगटॉक नहीं, मतलब नया नाम है, लेकिन इसका असली नाम क्या है? गंगटोक। अब गंगटोक के विषय में पढ़ते हैं आगे, गंगटोक कैसा था। मैं कुछ पूछती हूँ, फिर वह चालू हो गया, मतलब बोलना शुरू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत से मिला तब कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया
कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, ठीक है। उसने कहा कि घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए अभी भी रास्ते बन रहे हैं, ठीक है। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इस असमाप्त खोज, मतलब जो कभी ना खत्म होने वाली खोज का नाम ही सौंदर्य है। यही इसको इसकी सुंदरता माना जाता है। वो मन ही मन कहती है कि ये तो बहुत सुंदर है, मतलब कि इस जो इंसान है उसकी तो खोजें खत्म नहीं हो रही। तो जब खोजें खत्म नहीं हो रही हैं तो वो क्या नाम है, नए नए रास्ते भी बनाएगा और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ भी करेगा। क्योंकि वहां जहां पर ये लेखिका भी कटाव तक जाकर आई है, तो कुछ रास्ते हैं जो उनमें से कहता है कि युमथांग तो टूरिस्ट स्पॉट बन गया, लेकिन अभी भी कई ऐसी जगह है जो टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनी है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसके क्वेश्चन भेज रही हूँ मैं, ठीक है। 4-5 क्वेश्चंस हैं, वो आपने कॉपी में करने और लिखने हैं। कल हम इसके प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे और उनको लर्न करेंगे, ठीक है क्लास। और प्रश्न उत्तर आपने कॉपी में लिखने हैं बकायदा। मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भेज रही हूँ। स्क्रीनशॉट में आपने वो सारे क्वेश्चन आंसर देख करके अपनी कॉपी में लिखने हैं और उनको याद करने हैं। हाँ जी, बोलो श्रुति, बोलिए क्या कहना है श्रुति। मैम हमें स्कूल में प्रोजेक्ट भी लेकर आना है। वो मैं आपको डे बता दूंगी किस दिन लेके आना है, ठीक है ना। जिस दिन लेके आना होगा, सबमिट कराना होगा, वो अब शुरू हो गए स्कूल, आज से आपके, है ना। आज क्लास है ना आपकी, हेलो। तो आपको मैं डे बता दूंगी, उस दिन आप ले आना, ठीक है सभी बच्चे। चलिए जी, गुड आफ्टरनून क्लास।